अब हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो सबसे पहले नीट 2016 फेज 2 का ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B. It is then bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of the coil of n turns will be. मैं आपको याद दिला देता हूं कि सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ये फील्ड प्रोड्यूस होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, R रेडियस। अब क्या बोला है हमसे कि एक वायर है, मान लो उसका लेंथ है L, उसको सिंगल टर्न के लूप में कन्वर्ट किया। हम लिख सकते हैं 2 पाई R इक्वल्स टू L, सिंगल टर्न सरकमफेरेंस के बराबर। तो यहां से रेडियस आ गया, रेडियस कितना हो जाएगा L अपॉन 2 पाई। ये केस 1 कह रहा हूं मैं आपसे। तो फील्ड कितनी होगी, तो फील्ड के लिए हम लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, 1 डाल दिया, करंट मान लो I है, अपॉन रेडियस, तो रेडियस की जगह ये डाल देते हैं L अपॉन 2 पाई। तो ये आ गई फील्ड एट सेंटर प्रीवियसली। अब क्या किया, अब ये किया कि उसी वायर को जिसकी लेंथ L है, L कंजर्व्ड रहेगा, लेंथ सेम है, उसको हमने n टर्न्स के कॉइल में कन्वर्ट किया है। तो अब रेडियस मान लो R डैश हो गया, तो R डैश वुड बी L अपॉन n इंटू 2 पाई, ये नया रेडियस। और फील्ड कितनी हो जाएगी नई, तो वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, n टर्न्स की कॉइल है, अब यहाँ n1 नहीं हो पाएगा, 2 पाई n I अपॉन R डैश, ये डालना पड़ेगा L और ये n इंटू 2 पाई। ये आ गई नई फील्ड, और पहले की फील्ड B दी है और नई फील्ड को हमको B की टर्म्स में ही बतलाना है। तो यहाँ यदि इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि n स्क्वायर छोड़कर बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं सब पहले भी थी, ये 2 पाई B1, ये सब कुछ n स्क्वायर छोड़कर बाकी जो बचता है वो B के बराबर है। यानी इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर B, n स्क्वायर टाइम्स B, यानी अब नई फील्ड पुरानी फील्ड का n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, यानी आंसर B मस्ट बी करेक्ट। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं नीट 16 फेज 2 का। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.57 into 10 raised to power minus 2 Tesla. If the value of E by m is 1.76 into 10 raised to the power 11 Coulomb per kg, the frequency of revolution of electron is। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो सर्कुलर मोशन करने लगता है। उसके ऊपर काम करने वाला मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स वो होता है QEB, या आया है QEB साइन थीटा, थीटा 90 होने से वो 1 हो गया है। तो QEB मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और ये मैग्नेटिक फोर्स रोल प्ले करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे सवालों में ये इक्वेशन हमको याद रखना चाहिए। इसमें ये V कैंसल आउट होगा, तो यहां से रेडियस का फॉर्मूला भी आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ जाएगा, तो इसे याद रखना चाहिए। ये है नेसेसरी कंडीशन। अब इस हमारे सवाल में हमसे पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ आंसर्स गीगा मेगा हर्ट्ज में, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के पहले हम सोचें टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई R, एक रिवॉल्यूशन में जो लेंथ वो कवर करेगा, पाथ की लेंथ 2 पाई R होगी, स्पीड है V, 2 पाई R बाय V। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लगा दिया हमने, या सीधे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया, और इस रिलेशन से R बाय V लाकर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये V कैंसल आउट हो रहा है, R बाय V सब्स्टिट्यूट करके हमको टाइम पीरियड मिल सकता है, पर आज हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसी का रेसिप्रोकल होगा, यानी V बाय 2 पाई R। तो V बाय R यहां से निकालें, V बाय R होगा QB बाई M, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए उसे लिखेंगे EB बाई M। बस EB बाई M यहां लिखने से हमको वो फॉर्मूला मिल गया।
2 पाई m। अब हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ सीधे E बाई एम दिया हुआ है, मतलब E अपॉन एम डायरेक्टली गिवन है। E बाई एम कितना दिया है? 1.76 इंटू 10⁻11। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 3.57 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 पाई एम। 2 इंटू 3.142। E बाई एम तो सीधे डाल दिया, m की जरूरत नहीं है, बस ये आ गया आंसर हमारा। अब इसको सॉल्व करें तो इसका और इसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1.76, 3.57 का प्रोडक्ट 6.28 के बराबर है। सब कैंसल आउट होगा। 10⁻11 माइनस 2 ये आता है 10⁻9 हर्ट्ज के बराबर, और 10⁻9 हर्ट्ज का मतलब है 1 गीगा हर्ट्ज, यानी इसका आंसर ए करेक्ट हो गया। मुझे लगता है कि बच्चे यहां तक तो कर लिया होगा बच्चों ने लास्ट ईयर, पर इसके बाद ये कैलकुलेशन उनको डिफिकल्ट लगा होगा। हो सकता है बहुत सौ ने यहां आने के बाद इसको छोड़ दिया हो, पर अभी आप करके देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट इससे कैंसिल आउट हो रहा है। यदि आपकी थ्योरी सही है, फॉर्मूला सही है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आखिरी तक कोशिश करनी चाहिए, वो आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका है 1 गीगाहर्ट्ज। साथ में ये याद रखें कि गीगा का मतलब होता है 10⁻9, मेगा मतलब 10⁻6 और उसका भी 1000 टाइम्स, तो वो गीगा हो जाता है, गीगाहर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन, स्क्वायर लूप ABCD, ये शो किया हुआ है स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग करंट I, ये शो किया है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें इस तरह से फ्लो हो रहा है। इस प्लेस नियर एंड कोप्लेनर विद अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग अ करंट I। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ये शो किया हुआ है जिसमें करंट कैपिटल I है। द नेट फोर्स ऑन द लूप, इस लूप पर नेट फोर्स चाहिए। तो कौन से फॉर्मूले हमको यूज करने पड़ेंगे? एक तो ये स्ट्रेट कंडक्टर की फील्ड होती है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की μ0/4π2I/d, उसमें करंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर IBL sin थीटा। इन दो फॉर्मूलों के इस्तेमाल से ये सवाल सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये सोचें कि इस कंडक्टर की वजह से लूप कि इस लोकेशन पर फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। उसके लिए राइट हैंड थंब रूल इस तरह से होल्ड करेंगे, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे और किसी पॉइंट पर टेंजेंट फील्ड की डायरेक्शन। यूं होल्ड करें तो इधर होगी लाइन इस तरह की और इधर भीतर जाती हुई, तो फील्ड भी टेंजेंट होगी तो अंदर जाती हुई होगी, यानी क्रॉसेस की फील्ड होगी इस रीजन में, और यहां होगी डॉट्स की फील्ड। तो इन सभी सेगमेंट्स के लोकेशन पर इस तरह क्रॉस की फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। ये चारों की मैंने मार्किंग कर दी। अब ये वायर, इसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल L, इसमें करंट कितना है? स्मॉल I। इधर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, उस फोर्स की डायरेक्शन आएगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। 4 फिंगर बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स आएगा ऐसा बोर्ड के प्लेन में ऊपर। और इस वायर की बात करेंगे तो इसमें करंट है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी, फील्ड अंदर, तो फोर्स आएगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस तरह से। तो इन दोनों सेगमेंट्स पर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और सिमेट्री कह रही है कि ये इक्वल भी होंगे, यानी इन फोर्सेस को तो कैंसिल हो जाना है, इनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए नेट फोर्स ऑन द लूप, यानी इनकी बात करना होगी। अब क्या यहां और यहां जो फोर्सेस आएंगे पहले उनकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यहां डायरेक्शन क्या होगा? तो ये फील्ड का डायरेक्शन, करंट है अपवर्ड, फोर्स आएगा इस तरह से टुवर्ड्स लेफ्ट इस वायर पर, लेट अस कॉल इट F1। और इस पर, इस सेगमेंट पर फिर से फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, करंट डाउनवर्ड्स, तो फोर्स आएगा ऐसा टुवर्ड्स राइट से F2। अब क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे?
तो बराबर होने के लिए करंट तो दोनों में बराबर है, फील्ड अलग अलग है, लेंथ सेम है, साइन थीटा तो दोनों में 1 है क्योंकि थीटा 90 है, तो बी का फर्क है, यहां पर फील्ड ज्यादा होगी, यहां पर फील्ड कम होगी, तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा, नेट होगा F1 माइनस F2 इन द डायरेक्शन ऑफ F1। तो F1 F2 को अलग अलग निकाल लेते हैं पहले। F1 कितना होगा इस फॉर्मूले से IBL साइन थीटा में, इसकी तो फिक्र नहीं करें, यह BL L के बीच के एंगल का साइन जो 1 हो गया है। करंट कितना है इसमें, स्मॉल आई। फील्ड कितनी है, फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I। करंट कौन सा लेना पड़ेगा, अब ये वाला कैपिटल आई, ये स्मॉल आई तो सेगमेंट का करंट है, ये उस वायर का करंट है, अपॉन डी, एंड डी इज L बाय 2, L बाय 2, तो ये 2 ऊपर चला गया, I B, और उसकी लेंथ कितनी है L, ये L लेंथ हो गई, तो ये L तो कैंसिल आउट हो रहा है इसमें से, देखेंगे F2 कितना, F2 मतलब इसके ऊपर फोर्स, करंट I म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल I अपॉन कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा L बाई 2 प्लस L मतलब 3L बाई 2, 3L बाई 2 ये ऊपर पहुंच गया, इनटू उसकी लेंथ, और जैसा हमने पहले तय किया था नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2 इन द डायरेक्शन ऑफ F1। तो डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब इसमें बहुत सारी चीजें तो कॉमन है, ये I कॉमन, म्यू नॉट बाय 4 पाई दोनों में है, 2I बाय L दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, और ये L तो वैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये दोनों मिलकर 4I, 4 कैपिटल I स्मॉल I, ये दोनों, उसके अलावा क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं, अंदर आएगा यहां 1 और यहां आएगा 1/3, यही आंसर होना चाहिए। तो ये 4 तो 4 कैंसिल हो रहा है, इससे बाद में निपट लेंगे। म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I, अब इसे सॉल्व करें तो ये होगा 2/3, तो ये 2 यहां लिख लेते हैं, और नीचे 3 पाई, यानी 2 म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I अपॉन 3 पाई, 2 म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I अपॉन 3 पाई, यानी आंसर डी करेक्ट हो गया। और इस लूप की लेंथ से कोई मतलब नहीं रहा, नेट फोर्स उस लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये इसका आंसर है। अब नीट 2016 का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic fields B and B dash at radial distances A by 2 and 2A respectively from the axis of wire S. तो एक वायर है जिसकी रेडियस है A और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और वो I इसके क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया हो गया I अपॉन पाई A स्क्वायर। एक्चुअली सवाल है एम्पियर्स सर्किटल लॉ पर बेस्ड। हमको करना क्या है, ये वायर है जैसा बोला है A रेडियस का, ये वायर, ये मैं उसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, वायर नहीं बना रहे हैं हम, उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। हमको चाहिए है फील्ड यहां पर A बाई 2 डिस्टेंस पर, इसको मैं रब कर देता हूं, ये A बाई 2 डिस्टेंस पर चाहिए, और एक बार चाहिए हमें 2A पर। ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, यहां बोला है फील्ड है B डैश, यहां बोला है B, और हमें ये रेशो चाहिए B बाय B डैश। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। हमें चाहिए यहाँ फील्ड, तो इससे पास होने वाला, इससे होकर जाने वाला एक हम एम्पीरियन लूप बनाएंगे, A बाई 2 रेडियस का एक सर्कल, और यहां पर ये है करंट, डॉट से मैं इसको शो कर देता हूं, बाहर आता हुआ करंट। अब दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह रख देंगे, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होगा तो ये फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हर पॉइंट पर फील्ड होती है टेंजेंशियल, तो इस तरह की यहां पर फील्ड्स होंगी। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, यहां पर यदि फील्ड चाहिए है तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि
line integral of magnetic field, line integral of magnetic field along a closed loop is equal to mu naught times of the current threading the loop. ये एम्पियर सर्किटल लॉ है. यहाँ हमको B चाहिए, पर B का मैग्नीट्यूड भले ही ना पता हो, पर डायरेक्शन हमको मालूम है. यहाँ हम एक एलिमेंट्री लेंथ ले लें dl छोटी सी, तो B डॉट dl, B dl cos थीटा में थीटा 0 हो जाएगा, वो B dl बनेगा और हर पॉइंट पर सिमेट्री की वजह से मैग्नीट्यूड सेम होगा, B बाहर आ जाएगा और dl 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 मिलकर हो जाएंगे इसका सरकमफेरेंस. और सरकमफेरेंस कितना होगा इसका, तो रेडियस a/2 है इसकी, इस एम्पीरियन लूप की, तो वो हो जाएगा 2 पाई a/2 सरकमफेरेंस, 2 पाई a/2. वो 2 कैंसिल कर देंगे बाद में. म्यू नॉट आई. अब करंट कितना है इसमें, इसमें करंट कितना है, तो यूनिट एरिया का करंट है I/πa². तो यूनिट एरिया का करंट लेना पड़ेगा पहले, πa² इनटू इसका एरिया, और इसका एरिया होगा πa²/4 के बराबर. और अब इसमें से हम B को, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से. तो पहले तो ये कैंसिल करें, 2 से 2, ये पाए से ये पाए और A से ये A कैंसिल हो गया, बचा हुआ B है. तो B इज हाउ मच, म्यू नॉट I A. ये A भी कैंसिल हो रहा है, इधर नीचे भी कैंसिल हो रहा है एक, यानी बचता है म्यू नॉट I/4 पाई A के बराबर. ये आ गई फील्ड एट दिस पॉइंट. अब यहां फील्ड चाहिए तो फिर एम्पीरियन लूप बनाएंगे. अब की बार होगा वो रेडियस 2a वाला. इधर तो सब कुछ वैसे ही होना है, फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, थीटा 0 होगा, सब जगह B सेम होगा, वो बाहर आ जाएगा. मैं यहां सॉल्व कर देता हूं उसको. ये मैं B' की बात कर रहा हूं. B' इंटू क्या होता है, 2 पाई, रेडियस इसका 2a है तो 2 पाई r, 2 पाई इंटू 2a. और इसमें प्रेजेंट है पूरा करंट, इसलिए अब कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधे क्या लिखेंगे I. तो हमको यहां से B' मिल जाएगा. ये B' में फाइंड आउट कर रहा हूं, कितना होगा वो, म्यू नॉट I/4 पाई A के बराबर. और अब रेशो चाहिए, रेशो तो 1 आ गया क्योंकि दोनों सेम है, B और B', म्यू नॉट I/4 पाई A, म्यू नॉट I/4 पाई A, यानी रेशो 1 हो जाएगा, और इसलिए इसका आंसर B करेक्ट है. अब 2015 का क्वेश्चन कर रहे हैं, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल. तो आप जानते होंगे प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +E और मास होता है 1 AMU. और यदि अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2E और मास होता है 4 AMU. इस बात का ध्यान रखेंगे. आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड B. तो राइट एंगल पर यदि ये मूव करेंगे तो सर्कुलर मोशन ही करना है उन्हें. और सर्कुलर मोशन की जैसे हमने पहले पढ़ा था कंडीशन ये होती है QEB = mv²/r. तो ये V कैंसल आउट होगा, तो यहां से आप चाहें तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, चाहें तो रेडियस निकाल लेंगे. अब क्या कह रहे हैं आगे, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर बोथ द पार्टिकल्स आर इक्वल एंड द काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय प्रोटॉन. तो पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं हम. काइनेटिक एनर्जी के लिए यहां से हम स्पीड निकाल लें. स्पीड = होगा q/r/b/m. और यदि ये स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी अक्वायर कितनी करेगा, वो ½ mv², यानी q²r²b²/m². ये एक m कैंसिल आउट होकर काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया. यहां लिख लेता हूं मैं, k = q²r²b²/2m. ये काइनेटिक एनर्जी अक्वायर करेगा वो पार्टिकल. अब यहां पर बोला यह है कि रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है. मतलब इन दोनों की बात करने की जरूरत नहीं है, और हमको दोनों की काइनेटिक एनर्जी
के बीच रिलेशन ही तो चाहिए, प्रोटॉन की दी हुई है, अल्फा पार्टिकल की हमको चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इसे देखकर। अब यदि कांस्टेंट है कौन कौन, आर स्क्वायर और बी स्क्वायर, एम दोनों के लिए अलग है, सॉरी, तो क्यू स्क्वायर बाय एम की बात हमको करना पड़ेगी। यहां लेना पड़ेगा हमको अल्फा पार्टिकल का चार्ज स्क्वायर अपॉन प्रोटॉन का चार्ज स्क्वायर, और मास रेसिप्रोकल, मास लेना पड़ेगा इधर प्रोटॉन का और यहां अल्फा पार्टिकल का। इसको सॉल्व कर देना है बस। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, इसका ई स्क्वायर कट जाएगा तो यहां तो आएगा 4, और यहां प्रोटॉन का मास 1 mu, इसका 4 mu, यहां से आएगा 1/4, यानी 1 हो गया, यानी के अल्फा इक्वल्स टू हो गया के प्रोटॉन, यानी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के बराबर ही होगी। प्रोटॉन की यदि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये भी 1 MV होगी, यानी डी इज करेक्ट। अब फिर से 2015 पेपर 2 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर हैविंग 50 टर्न्स ऑफ वायर is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square. The coil carries a current of 2 ampere. If the plane of coil is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium is. तो वो coil किस तरह रखी हुई है, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड B, तो उस coil का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। ये मैं उसका बना रहा हूं टॉप व्यू, ये सिर्फ उसकी ब्रेथ दिख रही है हमको ऊपर से, यदि वो रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये कॉइल का प्लेन है, ये मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूं, प्लेन ऑफ कॉइल 30 डिग्री के एंगल पर है, तो इसके ऊपर फील्ड कितना टॉर्क लगा रही होगी, NIAB साइन थीटा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल की बात चल रही है। तो फील्ड ने जितना टॉर्क लगाया उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो ऑपोजिट सेंस में एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़ेगा, तब फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। तो NIAB साइन थीटा जो फील्ड ने लगाया उतना ही एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया, मतलब हमको निकालना वही है, टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। पर ये अच्छे से समझ लें कि ये जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, ये नहीं है वो 30 डिग्री। हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन ऑफ कॉइल पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये होगा एरिया का डायरेक्शन, और एरिया और बी के बीच एंगल चाहिए, तो ये एंगल 90 है, तो 60 होगा, हमको यहाँ 60 यूज करना पड़ेगा थीटा की जगह। और बस अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स सबसे पहले तो वह है 50, करंट ये गिवन है, बीच में हमको कहीं करंट दिया था, यह है 2 एम्पियर। एरिया विल बी 0.12 इंटू 0.1, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया के बाद अब फील्ड 0.2 और साइन थीटा, थीटा इज 60, साइन 60 इज √3/2। ये सब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बस आंसर आ जाएगा। तो पहले डेसिमल्स हटा देते हैं सब, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहां आएगा 100 और यहां भी 100, ये सब गायब, डेसिमल सब खत्म। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो 1 ही है, और फिर क्या होगा, अब बस इसको सॉल्व करना है। ये 50 2 जा 100, ये भी खत्म, 12/100 √3, 12 √3/100, √3 यदि 1.732 डाल दें अपॉन 100, यानी 0.12 इंटू 1.7 करना है, 1.732 इंटू 0.12 करना है, बस ये आंसर होगा। 24 80 2 36 38 3 0.20 के आसपास आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया, ये इसका आंसर है।